आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रमिला चौधरी। तो हम लोग इस सीरीज में कंप्यूटर सिस्टम क्या है वो पढ़ रहे थे कि कंप्यूटर आया कहाँ से, मीन्स कंप्यूटर का नाम कहाँ से आया, कैसे स्टार्ट हुआ कंप्यूटर। ठीक है, तो हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी, जैसे अबेकस टूल आया, रूलर आया, उसके बाद में लूम डिवाइस आई, तो वो सब हमने अच्छे से डिस्कस किया। और आज हम देखेंगे कि इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, मतलब पहले कंप्यूटर आया तब कैसा था, सेकंड जनरेशन कैसी थी, थर्ड जनरेशन कैसी थी। तो आज हम बेसिकली कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट है, जो विकास है कंप्यूटर का, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, ये वाली पिक्चर आप देखते हो तो इसमें आपको दिखाया है कि जो फर्स्ट है, ये 1940 से 60 का जो टाइम था, उस टाइम पे जो कंप्यूटर आया वो हमारे कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन थी। फिर 1956 से 63 वो सेकंड जनरेशन रही, और 64 से 71 पे थर्ड जनरेशन आई, और 1971 से 90 पे ये थी कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन। ठीक है, और 1990 से आज प्रेजेंट तक जो है वो अभी चल रही है फिफ्थ जनरेशन। तो अभी हम देखेंगे कि जो ये जनरेशन है इनमें क्या क्या चेंजेस आए। ठीक है, तो जो अगर आप सबसे पहला वाला कंप्यूटर देखते हो, जो इसकी फर्स्ट जनरेशन थी 1940 में जब आया है, तो उस टाइम पे जो कंप्यूटर था उसकी हम देख सकते हैं कि इसकी साइज भी बहुत बड़ी थी, और इसके अंदर जो काम में लिए जाते थे, वो जो मेन कंपोनेंट होता था इसका, वो था वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, अभी आप लोग टेंशन मत लेना, वैक्यूम ट्यूब क्या होती है वगैरह वगैरह, वो हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन जो इसमें मेन कंपोनेंट जो चेंज हुआ कंप्यूटर के अंदर, वो मैं यहाँ पे आपको एक बार बताने वाली हूँ। तो जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें कंप्यूटर का साइज तो बहुत बड़ा था, क्योंकि इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब जो इस पिक्चर में दिखाई गई है, ये वाली वैक्यूम ट्यूब उस टाइम पे कंप्यूटर में यूज में ली जाती थी। उसके बाद में जैसे ही सेकेंड जनरेशन आया, 1956 का जो टाइम आया, उस टाइम पे जो कंप्यूटर आया, थोड़ी उसकी साइज भी डिक्रीज हुई, और उसके अंदर इस वैक्यूम ट्यूब की जगह, जो कि बहुत बड़ी हुआ करती थी साइज में, इसकी जगह हम लोगों ने ट्रांजिस्टर काम में लेना स्टार्ट कर दिया। जो ये ट्रांजिस्टर जिसकी आप देख सकते हो कि इसकी जो साइज है वो बहुत छोटी हो गई है, बहुत छोटी साइज की होती है, सेंटीमीटर्स में, जैसे सेंटीमीटर होती है ना, उतनी साइज इन ट्रांजिस्टर की होती थी। ठीक है, तो फिर वैक्यूम ट्यूब की जगह हम ट्रांजिस्टर काम में लेने लग गए, ये सेकेंड जनरेशन में। फिर आया थर्ड जनरेशन 1964 ईस्वी में। तो उस टाइम पे ट्रांजिस्टर नहीं, उस टाइम पे ये आईसी आ गई। इसको बोलते हैं आईसी, जैसे आईसी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी। तो ये जो आईसी है, जिसको हम एकीकृत सर्किट भी बोलते हैं हिंदी में, तो ये जो आईसी है, इस आईसी में ये है कि ये जो ट्रांजिस्टर है ना, ये ट्रांजिस्टर एक इस छोटी सी आईसी के अंदर कई मिलियंस ट्रांजिस्टर, है ना, कई लाखों ट्रांजिस्टर इस छोटी सी आईसी के अंदर आ गए। तो आप देख सकते हो कि साइज कैसे कम होता जा रहा है। पहले वैक्यूम ट्यूब कितनी बड़ी हुआ करती थी, फिर उससे छोटा ट्रांजिस्टर आया, और फिर ट्रांजिस्टर से क्या आ गया, आईसी आ गई, इंटीग्रेटेड सर्किट आ गए, एकीकृत सर्किट आ गया, जिसने क्या किया, कंप्यूटर का साइज बहुत ज्यादा डिक्रीज कर दिया। इससे कंप्यूटर का जो साइज है वो बहुत ज्यादा कम हो गया। ठीक है, उसके बाद में जो हमारा फोर्थ जनरेशन आई 1971 की 10वीं में, तो उस टाइम पे हम क्या काम में लेने लग गए, उस टाइम पे जो आईसी है, आईसी में भी बहुत सारे स्केल्स आ गए। तो हम इसमें एलएसआई मींस लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और वीएलएसआई, दो जो एलएसआई हैं ये हम काम में लेने लग गए, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये एलएसआई क्या होता है, वीएलएसआई क्या होता है, ये भी हम आगे बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। बस आप ये सोचो कि अभी आगे वाले में, और फिर आ गया माइक्रो प्रोसेसर, जो फोर्थ जनरेशन थी उसमें आ गया माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो आईसी से माइक्रो प्रोसेसर आ गया, तो साइज बिल्कुल ही डिक्रीज हो गई, देखो। फिर इसकी फिर जब माइक्रो प्रोसेसर आ गया, तो उस टाइम पे पर्सनल कंप्यूटर आना स्टार्ट हो गए थे। पहले जो कंप्यूटर हुआ था वो पर्सनल कंप्यूटर्स नहीं थे, वो ऐसे थे कि एक जगह रख दिया, बस वहां पे काम में लेते रहो, वहां से उठने का उसका नाम नहीं है। लेकिन उसके बाद में क्या हो गया, जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर आ गया तो कंप्यूटर की साइज बहुत ज्यादा कम हो गई, और पर्सनल कंप्यूटर्स भी आ गए यहाँ पे। और जो फिफ्थ जनरेशन है, जो कि काफी एडवांस है अभी, इसमें जैसे इसमें एलएसआई और वीएलएसआई काम में लेते थे फोर्थ जनरेशन में, वैसे ही फिफ्थ जनरेशन के अंदर यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, कृत्रिम, तो यूएलएसआई हम काम में लेने लग गए।
ठीक है, यूएलएसआई हम काम में लेने लगे। और दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, वो एआई को यूज करके, फिर एआई का यूज हो रहा है हमारी जो 5th जनरेशन जो अभी चल रही है उसके अंदर। तो अभी जो चल रहे हैं ये कंप्यूटर बहुत एडवांस है, बहुत एडवांस है। ठीक है, तो हम इन सभी का, ये थी हमारी कंप्यूटर की 5 जनरेशन, कैसे कैसे इनकी साइज में चेंज हुआ है। और ये पांचों जनरेशन है। आज की क्लास में हम यही जनरेशन डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा सा डिटेल के अंदर, जिससे आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। अब आती है कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहली पीढ़ी जो आती है वो कौन से दशक में थी? 1940 से 1956 का जो दशक था उसमें जो कंप्यूटर आए थे उनको हमने बोला पहली पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे कि इसमें जो मेन जो कंपोनेंट काम में लिया जाता था वो होता था हमारा वैक्यूम ट्यूब। और ये आपको एक दिखाई दे रही है ना, ये हुआ करती थी वैक्यूम ट्यूब। पता है बेसिकली अगर हम देखें तो वैक्यूम ट्यूब क्या होती थी? वैक्यूम ट्यूब है ना, एक ग्लास का जैसे सिलेंडर नहीं होता है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा इस फोटो में, जैसे ग्लास का, कांच के ग्लास का एक बड़ा सा सिलेंडर होता था। और उस सिलेंडर के अंदर हमारे एनोड और कैथोड हुआ करते थे। ठीक है, इस ग्लास को पूरे ऊपर नीचे से सील किया जाता था जिससे इसके अंदर वैक्यूम बनाया जा सके, इसीलिए इसका नाम पड़ा वैक्यूम ट्यूब। दूसरा देखो, यहाँ पे जो पहली पीढ़ी के जो प्रमुख कंप्यूटर थे उनका नाम भी मैंने यहाँ दिया है। इनिएक, ENIAC, EDVAC, यूनिवैक, IBM 701। IBM कंपनी का नाम हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो IBM की जो 700 वाली जो सीरीज है वो भी हमारी किस में आई थी? पहली जनरेशन, पहली पीढ़ी में आ गई। तो IBM 701, यूनिवैक और ये। ठीक है, अब दूसरा ये आता है कि जो इस तकनीक की विशेषता क्या थी, इसमें क्या क्या चीजें खास थी। तो इसमें एक तो खास था कि इसमें वैक्यूम ट्यूब काम में ले रहे थे। इस जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब काम में ले रहे थे। तो वैक्यूम ट्यूब किस चीज के काम में ली जाती थी? यहाँ पे जो भी डेटा प्रोसेसिंग होती, मीन्स आप बोल सकते हो कि डेटा प्रोसेसिंग और स्टोरेज के लिए, अगर हमें कोई भी डेटा सेव करना है या उसकी प्रोसेसिंग करनी है, कि अगर हमने इनपुट तो दे दिया लेकिन आगे उसको प्रोसेस भी तो करना है, तभी तो हमें आउटपुट मिलेगा। तो जो डेटा की जो प्रोसेसिंग होती थी और जो उसका स्टोरेज होता था उसके लिए वैक्यूम ट्यूब को काम में लिया जाता था। ठीक है, दूसरा आता था मैग्नेटिक ड्रम। इसमें जो पहली पीढ़ी थी इसमें दूसरी जो मेन चीज थी वो थी मैग्नेटिक ड्रम। तो ये जो मैग्नेटिक ड्रम होते थे ये ऐसे मेमोरी की तरह, है ना, इसकी याददाश्त के रूप में काम में लिया जाता था, मतलब डेटा इसके अंदर सेव किया जाता था। दूसरा है मशीन लैंग्वेज। तो इस टाइम पे जो कंप्यूटर की जो एकमात्र भाषा थी, जैसे आज देखे तो आज तो कंप्यूटर की कितनी सारी भाषाएं आई हुई हैं, लेकिन उस टाइम पे जो कंप्यूटर की जो एकमात्र भाषा थी जो कंप्यूटर समझता था वो कौन सी थी? वो थी मशीन लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो सबसे पहला कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज पे आधारित था। और दूसरा क्या है? ये सब मशीन पे आधारित था, इसको इंसान काम में नहीं लेते थे, इंसानों के लिए उपयोग थोड़ा कठिन था। इसमें मशीनों, ये सारे इनका जो सारा ऑपरेट करने का काम है, इनको चालू करने का काम है, इन पे काम करने का काम है, वो सारा मशीन आधारित था। इंसान थोड़ा सा यूज करने में प्रॉब्लम थी उसको। फिर इसमें जो 5th जो विशेषता थी इसकी थी कि इसमें पंच कार्ड भी काम में लिए जाते थे। इस जनरेशन के अंदर पंच कार्ड भी काम में लिए जाते थे। वो क्यों? इनपुट और आउटपुट के लिए उपयोग होते थे। जैसे पंच कार्ड जो है वो इनपुट देने के लिए और आउटपुट लेने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। और IBM कार्ड या होलेरिथ पंच कार्ड यह प्रारंभिक डेटा संग्रहण और प्रोसेसिंग माध्यम था। और ये जो पंच कार्ड है ये किसने विकसित किया था? ये हरमन होलेरिथ ने 1890 में इस पंच कार्ड को ये किया था, विकसित किया था। तो आपसे ये कोई पूछ सकता है कि जो पंच कार्ड है उसको विकसित करने का काम किसने किया था? तो वो किया था हरमन होलेरिथ ने। ठीक है, इसे पंच कार्ड कहा जाता है। बट और दूसरा क्या है, इसकी विशेषता क्या थी? इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनकी विशेषता क्या थी? कि आकार में बहुत बड़े थे लेकिन अधिक गर्मी, मीन्स वो हीट बहुत प्रोड्यूस करते थे। जब चलते थे ना तो वहां पे जिस रूम में चलते थे उस रूम में इतनी गर्मी हो जाती थी पूरा रूम जलने लग जाता था। मीन्स हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते थे, अधिक गर्मी पैदा करते थे। और उनकी स्पीड बहुत धीरे थी। और स्टोरेज जो क्षमता थी, स्टोर करने की जो क्षमता थी वो क्षमता भी उनकी बहुत कम थी। ठीक है, तो ये था हमारे पहली पीढ़ी का। अब आता है वैक्यूम ट्यूब क्या है, क्योंकि इसका जो मेन कंपोनेंट था वो था वैक्यूम ट्यूब।
तो थोड़ा सा हम वैक्यूम ट्यूब को पढ़ लेते हैं कि ये वैक्यूम ट्यूब क्या था और इसके अंदर क्या होता है। देखो, वैक्यूम ट्यूब जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जिसका प्रयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, ये जो वैक्यूम ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किया जाता है, उसको नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है, मीन्स एक डायरेक्शन से, मान लो कहीं पे कैथोड है, एक साइड में क्या होगा, कैथोड होगा, दूसरी साइड में एनोड होगा, ऐसा ही होता है। फिर एक साइड में जब हम कैथोड को गर्म करेंगे, कैथोड को जब हम गर्म करते हैं, हीट देते हैं उसके ऊपर, तो वहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाएगा, फिर दूसरी तरफ हम एनोड रखेंगे, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो क्या करेगा, यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए, और यहाँ पे जो ये एनोड है, ये क्या करेगा, अपने तरफ इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा। तो अपनी तरफ आकर्षित करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसकी तरफ जाने लग जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह है वो सीधी डायरेक्शन में हो, सीधी डायरेक्शन में हो, ऐसा नहीं हो कि इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, इधर चले गए, इधर चले गए, ऐसा नहीं, सीधी डायरेक्शन में हो। तो उसके लिए क्या बनाया गया है, ग्रिड बनाया गया, ग्रिड भी बनाया गया यहाँ पे, वहां पे क्या बनाया गया, ग्रिड बनाया गया इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद में फिर चारों तरफ उसको ग्लास इनक्लोजर दिया गया, जिससे क्या हो कि ये जो ग्लास है पूरा का पूरा, इसके अंदर जो ट्यूब है, इसके अंदर वैक्यूम बन जाए। क्योंकि अगर वैक्यूम होगा ना अंदर, तो जो इलेक्ट्रॉन है, कि इलेक्ट्रॉन इधर उधर नहीं जाएंगे। वैक्यूम में क्या होगा कि ये जो जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में जाएंगे, इनका ऐसा कोई फोर्स नहीं होगा कि इनको अपनी डायरेक्शन से डाइवर्ट कर दे कि तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ। वैक्यूम है तो जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में आगे जाएंगे। तो अंदर वैक्यूम बनाया गया इस ग्लास सिलेंडर के अंदर, जिससे ये सीधी डायरेक्शन में जा सके। तो देखो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि इसकी खोज किसने की थी, जो वैक्यूम ट्यूब है इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज की थी जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने, ये 1904 के अंदर की थी। पहली पहली वैक्यूम ट्यूब इन्होंने ही बनाई थी, जॉन एम्ब्रेस फ्लेमिंग ने। ठीक है, और दूसरे जो वैज्ञानिक इनके साथ थे वो थे ली डे फॉरेस्ट। ली डे फॉरेस्ट, इन्होंने ट्रायोड का विकास किया था, जिससे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को नियंत्रित, और इन्होंने एक ट्रायोड का विकास किया था। लेकिन ट्रायोड यहाँ पे हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, वो थोड़ा ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा। बस आप लोग इतना याद रखो कि जो पहली जो वैक्यूम ट्यूब थी वो हमारी किसने बनाई थी, उसके खोजकर्ता कौन थे, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। अब आता है कि कंप्यूटर का जो उपयोग हो रहा था 1940 से 50 के दशक में, तो उस वैक्यूम ट्यूब के जो संरचना थी वैक्यूम ट्यूब की, उसके प्रमुख घटक कौन कौन से थे, वैसे तो हम डिस्कस कर चुके हैं। एक था कैथोड, एक था एनोड, और ग्रिड, और ग्लास इनक्लोजर। एक साइड में कैथोड, जहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। दूसरी साइड में हम एनोड रखेंगे, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तीसरा होगा ग्रिड, जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह हो रहा है एक साइड से दूसरी साइड में, जो प्रवाह हो रहा है उसको नियंत्रित करके रखेगा, उसको ऐसे डाइवर्ट नहीं होने देगा यहाँ से। वो काम कौन करता है, ग्रिड करता है। और तीसरा होगा ग्लास इनक्लोजर। ग्लास इनक्लोजर क्या करेगा, ट्यूब के अंदर वैक्यूम बना के रखेगा, जिससे इनका प्रवाह नियंत्रित डायरेक्शन में हो सके। तो ये था हमारा वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, अब आती है हमारी द्वितीय पीढ़ी। द्वितीय पीढ़ी का जो दशक था वो था 1956 से 1963 का। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, इसमें जो मुख्य चीज आई वो आ गया कि हमारे ट्रांजिस्टर आ गए। वैक्यूम ट्यूब की जगह हमने क्या करना, क्या काम में लेना शुरू कर दिए, ट्रांजिस्टर लेने शुरू कर दिए। और आप लोगों ने साइंस की लैब में और बहुत बार देखा होगा, जो ट्रांजिस्टर होता है वो ऐसे होता है, जैसे 3 टांग वाला होता है। ठीक है, जैसे ऊपर ये ऐसे स्क्वायर टाइप में होगा और नीचे इसकी 3 टांग होंगी। ठीक है, जिसमें 3 टांग, एक बेस होती है, एक कलेक्टर होगा, एक एमिटर होगा, मतलब 3 होती हैं। वो हमें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना ध्यान रखो कि ये एक ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, उस वैक्यूम ट्यूब की जगह एक छोटा सा जो कि कुछ सेंटीमीटर का है, ये ट्रांजिस्टर आ गया। तो इसकी जो गति है वो पहले से तेज हो गई, और हम ज्यादा विश्वसनीय हो गई, हम ज्यादा इस पे विश्वास कर सकते थे। फिर है भंडारण, कि मतलब इसका सेविंग, मतलब स्टोर कहाँ पे करते थे, तो चुंबकीय टेप आ गई। जैसे ये टेप आप लोगों ने को भी देख के याद आ रहा होगा। ठीक है, ऐसी ऐसी टेप पहले आती थी हमारे पास, जैसे वो नहीं होती,
रेडियो है, या फिर अगर हम वीडियो कुछ भी देखते थे तो पहले कैसे बनाते थे। अभी तो जैसे अपन सीडी में ले लेते हैं, पेन ड्राइव में ले लेते हैं, पहले इस टेप के अंदर उसको सेव करते थे। और टेप के अंदर आप लोगों को पता है कि टेप के अंदर क्या होता था, चुंबकीय टेप होती थी, मैग्नेटिक टेप इसके अंदर होती थी, जो कि एक डिस्क के चारों तरफ लपेटी रहती थी। तो ये इसके स्टोरेज का काम करता था। तो जो सेकेंड जनरेशन थी, इसमें स्टोरेज कहाँ होता था, चुंबकीय टेप में और चुंबकीय डिस्क के अंदर। ठीक है। और दूसरी ये आई कि उस टाइम पे जो सेकंड जनरेशन थी, उसके अंदर जो कंप्यूटर जो भाषा समझने लग गया, वो थोड़ी हाई लेवल की भाषा आ गई। पहले सिर्फ मशीन भाषा को, मशीन लैंग्वेज को समझता था। अब ये कौन सी लैंग्वेज पे काम करने लग गया था, असेंबली लैंग्वेज। अब ये असेंबली लैंग्वेज पे काम करने लग गया। और भी कुछ हाई लेवल की भाषाएं आ गई थी, जैसे कोबोल आ गया, फोर्ट्रेन आ गया। ठीक है। मेन तो थी जो सेकंड जनरेशन थी, उसमें मेन लैंग्वेज थी असेंबली लैंग्वेज। लेकिन कोबोल और जो फोर्ट्रेन है, वो दोनों भाषाएं भी उसमें यूज में लेने लग गए थे। और जो इसका आकार है, वो पहले से छोटा हो गया और थोड़ा पोर्टेबल भी हो गया। मतलब एक जगह से दूसरी जगह थोड़ा ले जाने के लिए सोचा जा सकता था। ठीक है। दूसरा ये है कि जो उसकी जो हीटिंग होती थी, जो रूम को गर्म कर देता था, वो भी थोड़ा कम हुआ। वो भी थोड़ा कम हुआ जब ट्रांजिस्टर आ गए, क्योंकि ट्रांजिस्टर कम गर्मी उत्पन्न करते हैं। ठीक है। और इसके कौन कौन से इसके जो प्रमुख कंप्यूटर थे, वो कौन से थे, जैसे उसमें तो थे जो IBM 701 वाली सीरीज थे, इसमें IBM 1401 कंप्यूटर का मॉडल है, IBM 790 है, यूनिवेक 1108, CDC 1604, ये इसके प्रमुख कंप्यूटर रहे हैं द्वितीय जनरेशन के। ठीक है। तो देखो, ये यहाँ पे मैंने जो फोटो दिखाई है, ये जो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे, उनकी एक फोटो दिखाई है। और यहाँ पे जो सेकंड वाली फोटो है, इसमें आप देख सकते हो चुंबकीय टेप जो है, ये जो टेप है, ये फ्लॉपी डिस्क है ना, ये टेप है। और दूसरा ये जो जो टेप है, इसी के पीछे का दिखाया है कि ये कैसे ऐसे रोटेट करता था। ठीक है। ये चुंबकीय डिस्क दिखाई है कि यहाँ पे इसके चारों तरफ कैसे चुंबकीय जो टेप है, वो इसके चारों तरफ राउंड राउंड रहती थी। ओके। अब आता है, अब ट्रांजिस्टर को थोड़ा सा और अच्छे से डिटेल में पढ़ लेते हैं। जो ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर क्या है, ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, जिसका उपयोग किसमें, जैसे कोई भी चीज एम्पलीफाई करनी होती है। मतलब अगर कोई सिग्नल बहुत कम, बहुत वीक सिग्नल आ रहा है, बहुत कमजोर सिग्नल आ रहा है, तो उसको अगर उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ाना है, उसके प्रवर्धन को बढ़ाना है, मतलब उसके जो सिग्नल आ रहा है, उस सिग्नल को थोड़ा स्ट्रोंग बनाना है, तो वहां पे ट्रांजिस्टर का काम में लेते थे। और अगर हमें स्विचिंग करनी है, जैसे ऑन ऑफ वाला है, वहां पे स्विचिंग करनी है, तो वहां पे ट्रांजिस्टर का काम में लेने लग गए। और जैसे लॉजिक गेट्स हैं, लॉजिक गेट्स मुझे नहीं पता आप लोगों ने पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, लेकिन जैसे कुछ लॉजिक गेट्स होते हैं ना, जैसे और का काम होता है, और गेट होते हैं, नोर गेट होते हैं, मतलब कुछ लॉजिक गेट्स होते हैं। जैसे अगर आपने दो इनपुट दिए, तो दोनों इनपुट का क्या हो के आना है, जो दो इनपुट आए हैं, इन दोनों इनपुट का क्या होना चाहिए, इन दोनों का प्लस होना है या फिर इन दोनों का माइनस होना है। तो ये सब कैलकुलेशन किस में होती थी, ये लॉजिक गेट्स पे के हिसाब से ये इनकी कैलकुलेशन करते थे। मीन्स यहाँ पे ट्रांजिस्टर के तीन काम आप मेन मान सकते हो, कि एक तो एम्पलीफिकेशन का, दूसरा स्विचिंग का, और दूसरा तीसरा है कि डिजिटल सर्किट जो है, उसमें लॉजिक गेट के रूप में भी ट्रांजिस्टर को काम में लिया जाता था। ट्रांजिस्टर देखो, ऐसे स्क्वायर शेप में भी आते थे और ऐसे राउंड शेप में भी आते थे ट्रांजिस्टर, जिसकी तीन टांगे होती थी। ठीक है। और ऐसे राउंड शेप में भी आते थे। इस टाइप की सभी ट्रांजिस्टर की ही फोटो दी हुई है। और जो ये ट्रांजिस्टर है, ये वैक्यूम ट्यूब का उन्नत संस्करण है, जो छोटा, तेज और अधिक कुशल होता है। ठीक है। ट्रांजिस्टर ने द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की नींव रखी थी। यस। अब आता है कि 1947, जो अमेरिकी एक वैज्ञानिक हैं, जॉन बर्डिन और विलियम शॉकलिन, और थर्ड है वॉल्टर ब्रेटेन ने बेल लैब्स, ये एक बेल लैब्स है, यहाँ पे पहला ट्रांजिस्टर विकसित किया था। किन तीन लोग जो इस ट्रांजिस्टर में जो इंपॉर्टेंट हैं, जो द्वितीय जनरेशन है, द्वितीय पीढ़ी जो है कंप्यूटर की, उसमें तीन लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जॉन बर्डिन, विलियम शॉकली और वॉल्टन ब्रेटेन। इन तीनों ने बेल लैब के अंदर पहला ट्रांजिस्टर विकसित किया था। और इसी काम के लिए उनको 1956 में जाके, 1956 में फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला था उन तीनों को। ठीक है। और उसके बाद में जैसे ही इनको नोबेल पुरस्कार मिला, उसके बाद में इसका जो काम है, जो ट्रांजिस्टर है, इसका कंप्यूटर में और इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रांजिस्टर का बहुत अच्छे से यूज होने लग गया था। 1956 से 1960 के दशक में इसका खूब यूज हुआ है।
ठीक है। कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का उपयोग वैक्यूम ट्यूब की जगह किया गया था। ओके, तो ये था हमारा ट्रांजिस्टर के बारे में भी। देखो यहाँ पे मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आप लोगों को सब कुछ पढ़ना बहुत जरूरी है, ये आप लोगों के इंटरेस्ट के ऊपर है। अगर आप लोग डिटेल में जानना चाहते हो तो पढ़ भी सकते हो, और बाकी किस टाइप के क्या क्वेश्चंस आते हैं वो जो हम प्रीवियस ईयर्स के आए हुए क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे, उसमें आप देख सकते हो। लेकिन अगर आपका कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो मैं बहुत ही लेमन लैंग्वेज की लेमन जो इंसान होता है उसकी लैंग्वेज में मैं आपको समझा रही हूँ, जिससे हर किसी को समझ में आ जाए कि यस ये होता क्या है। क्योंकि मैं कोई भी टेक्निकल वर्ड्स यहाँ पे यूज नहीं कर रही, उस टेक्निकल टर्म में मैं आपको समझा भी नहीं रही हूँ। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि आप लोगों को एटलीस्ट बेसिक इस चीज का पता चल जाए। अब थर्ड आती है हमारी तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये कौन से दशक में आई? ये 1964 से 71 के दशक में तृतीय पीढ़ी आ गई थी कंप्यूटर में। तो तृतीय पीढ़ी में क्या आ गए? आईसी आ गई, ये आईसी आ गई। ठीक है, ये क्या होती है? आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग होने लग गया। ठीक है, पर इस आईसी को विकसित करने वाले कौन लोग थे? जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉयस। रॉबर्ट नॉयस और जैक किल्बी, इन दोनों ने आईसी का विकास किया था। आईसी देखो इस टाइप की होती है, ये ब्लैक ब्लैक कुछ होती है, इसके अंदर बहुत सारे सर्किट और बहुत सारी चीजें होती हैं, और यहाँ पे इनकी पिन होती हैं, ये सब इसकी पिन है। ठीक है, ये सब इसकी पिन है। तो आईसी एक चिप में, आईसी एक चिप के अंदर, इस एक चिप के अंदर सैकड़ों ट्रांजिस्टर जोड़ने की क्षमता रहती है। इसमें ऐसा है कि इसमें सैकड़ों ट्रांजिस्टर, एक इतनी छोटी सी एक स्क्वायर ऐसे कुछ सेंटीमीटर की आईसी होगी और उसके अंदर सैकड़ों ट्रांजिस्टर जुड़े रहेंगे। तो साइज अपने आप कम हो जाएगा। जैसे ही ये आईसी आई, इसने साइज बहुत तेजी से साइज जो था कंप्यूटर का वो डिक्रीज हो गया था। और यहाँ पे स्टोरेज के लिए क्या लिया जाता था? वही मैग्नेटिक डिस्क और टेप, जो हम सेकेंड जनरेशन में लेते थे वही यहाँ पे लेते थे डेटा स्टोरेज के लिए। और यहाँ के जो मेन कंप्यूटर थे तृतीय पीढ़ी के, वो कौन से थे? IBM 360। आप देख रहे हो IBM कंपनी जो है वो शुरू से लेके लास्ट तक चल रही है। IBM 360, IBM 370, PDP 8, PDP 11 और हनीवेल 6000, हनीवेल 6000, ये सभी जो कंप्यूटर थे ये कंप्यूटर के मॉडल हैं। ठीक है, ये तृतीय पीढ़ी के मॉडल हैं, तृतीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनके मॉडल्स के नेम दिए हुए हैं। अब आते देखो, अब मैं आईसी के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ कि जैसे मैंने बहुत सारे टर्म यूज किए थे कि एक था आईसी, एक है एसएसआई, एक आया एमएसआई, फिर आया एलएसआई, फिर आया वीएलएसआई और फिर आया यूएलएसआई। जैसे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि जो फिफ्थ जनरेशन आ रही है, फिफ्थ जनरेशन के अंदर, जो फिफ्थ जनरेशन है, फिफ्थ जनरेशन के अंदर हम कौन सा यूज में ले रहे हैं? यूएलएसआई। जो आईसी है वो कौन सी यूज में ले रहे हैं? यूएलएसआई। और उससे पहले जो फोर्थ जनरेशन है उसमें एलएसआई, जो फोर्थ जनरेशन है अपना, उसमें एलएसआई और वीएलएसआई हम काम में ले रहे थे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एलएसआई, वीएलएसआई और यूएलएसआई ये सब होती क्या है। तो सबसे पहले देखो इनका नाम देख लेते हैं, इनकी फुल फॉर्म देखते हैं। आईसी मींस इंटीग्रेटेड सर्किट, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर आता है इसमें देखो, जो आईसी है इसमें जो ट्रांजिस्टर होते, देखो ये आईसी का यहाँ पे प्रकार दिए हुए हैं ना, तो ये प्रकार किस पे हैं? ट्रांजिस्टरों की संख्या के ऊपर बेस्ड है कि कौन सी आईसी में कितने ट्रांजिस्टर आ सकते हैं, उसके हिसाब से इन लोगों के नाम नाम बांटे हैं इन लोगों ने। जैसे आईसी है तो आईसी के अंदर 1 से 10 ट्रांजिस्टर आ सकते हैं। ठीक है, 1 से 10 नंबर ट्रांजिस्टर इसमें आ सकते हैं। जो एसएसआई है उसमें भी क्या है? 1 से 10 नहीं, 1 से 20 तक ट्रांजिस्टर इसमें एसएसआई में आ सकते हैं। मीन्स आईसी से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एसएसआई हो गया। उसके बाद में एसएसआई से भी कॉम्प्लिकेटेड कौन सा है? एमएसआई, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। एसएसआई था स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, एमएसआई है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। इसमें जो ट्रांजिस्टरों की संख्या जो आ रही थी कि एक आईसी के अंदर, एक एमएसआई के अंदर कितने ट्रांजिस्टर आ सकते हैं? 10 से 500 तक ट्रांजिस्टर एक एमएसआई के अंदर आ सकते हैं। फिर आती है एलएसआई। एलएसआई मीन्स लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें 500 से 20,000 ट्रांजिस्टर एक आईसी के अंदर आ सकते हैं एलएसआई के अंदर। एलएसआई के बाद में आता है वीएलएसआई। वीएलएसआई है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें अगर आप देखोगे
तो 20,000 से 1 मिलियन तक ट्रांजिस्टर एक ही VLSI, एक ही चिप के अंदर आ जाएंगे। वो होगी हमारी VLSI। और अगर उससे भी ज्यादा ULSI की हम बात करें, ULSI क्या हो गया? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ जो ट्रांजिस्टरों की संख्या है वो कितनी होगी? 1 मिलियन से अधिक। तो वो आता है हमारा ULSI के अंदर। और जैसे मैंने इनका यहाँ पे समय काल भी बताया है कि जो IC थी वो 1960 के दशक में इसका विकास हुआ, और जो SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, इसका जो विकास हुआ वो 1960 और 70 के बीच में हुआ। MSI उससे जस्ट आगे वाले में 70 से 80 में। जो LSI है वो 1980 और 1990 के बीच में, और जो VLSI है उसका 1990 और 2000 के बीच में। और जो ULSI है वो 2000 से अभी तक जो चल रही है वो ULSI चल रही है हमारी, ठीक है। तो जैसे जैसे IC तकनीक उन्नत हुई, ट्रांजिस्टरों की संख्या बढ़ती गई। फिर जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी विकसित होती गई, वैसे वैसे इस IC के अंदर ट्रांजिस्टरों की संख्या बढ़ती गई। पहले 1 से 10 ट्रांजिस्टर आ रहे थे, फिर 20 आए, फिर 500 आए, और फिर 20,000 आए, और फिर मिलियन आ गए, और अब मिलियन से भी आगे एक IC के अंदर आ जाते हैं। और उससे क्या हुआ? कंप्यूटर अधिक शक्तिशाली और साइज में बहुत छोटे हो गए, और स्पीड बहुत फास्ट हो गई उनकी। तो जो IC है, IC का विकास जो है, इसने कंप्यूटर के साइज में उसकी स्पीड में बहुत बड़ा योगदान रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं चतुर्थ पीढ़ी में। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर, उनका दशक कौन सा था? 1971 और 1990 के बीच में जो कंप्यूटर था वो हमारे फोर्थ जनरेशन चल रही थी कंप्यूटर की। अब फोर्थ जनरेशन में क्या आ गया? फोर्थ जनरेशन में आ गया माइक्रो प्रोसेसर। साइज देखो इसकी, साइज कितनी छोटी हो गई है, ठीक है। ये है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर बाय IBM। IBM कंपनी ने जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर बनाया था, उसकी ये पिक्चर ली हुई है। तो अब आ गया माइक्रो प्रोसेसर। अब और इसके अंदर VLSI चिप लगी रहती है, जो माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग जिसमें VLSI मीन्स वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप लगी होती है, ठीक है। मीन्स वैसे तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि चतुर्थ पीढ़ी के अंदर हम कौन सा काम में ले रहे थे? LSI और VLSI, ये दोनों IC हम काम में ले रहे थे। एक ही चिप में लाखों ट्रांजिस्टर लगाए गए, जिससे कंप्यूटर का आकार छोटा हुआ, बहुत छोटा हो गया, ठीक है। और इसकी गति में कई गुना वृद्धि हो गई, जिससे कंप्यूटर व्यक्तिगत उपयोग में, पर्सनल यूज में काम में आने लग गए यहाँ पे, ठीक है। इसकी गति, इसकी जो स्पीड है वो बहुत फास्ट हो गई, और साइज बहुत छोटा हो गया। तो अब जैसे ही फोर्थ जनरेशन आई, तो यहाँ पे जो कंप्यूटर है वो पर्सनल यूज के लिए भी काम में लेने लग गए। पहले जो था वो कॉमर्शियल पर्पज में ही यूज में, बिजनेस में ही काम में लिया जाता था, लेकिन जैसे ही फोर्थ जनरेशन में साइज इतनी ज्यादा डिक्रीज हुई, देखो माइक्रो प्रोसेसर चिप जो है वो देखने में ऐसे वाले दिखाई देती है। ये एक माइक्रो प्रोसेसर चिप है हमारी, ठीक है। अब आता है देखो पर्सनल कंप्यूटर का आगमन। जैसे ही चतुर्थ पीढ़ी आई तो पर्सनल कंप्यूटर का आगमन हो गया। 1971 में इंटेल 404 माइक्रो प्रोसेसर विकसित हुआ। जो पहला जो माइक्रो प्रोसेसर आया था वो इंटेल कंपनी का था, ठीक है। इंटेल 4004, इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर विकसित हुआ 1971 के अंदर। और IBM जो कंपनी थी उसने 1981 में पहला पीसी मीन्स पहला पर्सनल कंप्यूटर IBM PC लॉन्च किया। जो उसका नाम क्या रखा गया? उसका नाम रखा गया IBM PC। वो पहला पर्सनल कंप्यूटर इन्होंने लॉन्च किया 1981 में। किसने लॉन्च किया? IBM ने लॉन्च किया। और ठीक है, और फिर एप्पल ने भी लॉन्च किया। एप्पल ने मैसिंटोश 1984 में पेश किया। 1981 में तो IBM ने दिया कौन सा? IBM PC। और 1984 में एप्पल ने भी पर्सनल कंप्यूटर दे दिया मैसिंटोश। ओके, अब आता है उसके आगे ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद में आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम अब कौन कौन से इसमें काम में ले रहे थे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम ये होता है कि जो आप बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में ऐसा समझ सकते हो कि कंप्यूटर के अंदर का जो संचालन है, कि अगर हमें इनपुट आ रही है तो किसके पास भेजना है, कैसे काम करना है ना।
तो अंदर का जो सिस्टम है, अंदर का जो बैलेंस बना के रखना है, वो कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम ही वो काम करेगा, जिसको हम ओएस भी बोलते हैं, और वो आप लोगों के सिलेबस में है। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का भी विकास हो गया था चतुर्थ जो पीढ़ी आई थी इसमें। और इसमें कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम लाए गए? डीओएस, डोस, विंडोज, जो आप देखते हो कंप्यूटर खोलते हो तो विंडोज में काम करते हो, यूनिक्स, मैकओएस का उपयोग किया गया, जीयूआई आ गया था। और जीयूआई आधारित सॉफ्टवेयर का भी इस टाइम पे विकास हो गया था। जीयूआई क्या है? ग्राफिक यूजर इंटरफेस जो है जीयूआई, जो हम आज डेस्कटॉप पे जो काम करते हैं। तो इसका मतलब है कि चतुर्थ पीढ़ी जब आई तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ गए थे, ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए और पर्सनल कंप्यूटर आ गए। जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर आया, पर्सनल कंप्यूटर आ गए, ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए और नेटवर्क भी आ गया था। नेटवर्किंग और इंटरनेट का भी विस्तार हो गया था। और उस टाइम पे फिर लैन और वैन भी आ गए। लैन क्या था? लोकल एरिया नेटवर्क। और वैन क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क का भी विकास हो गया था इसी पीढ़ी के साथ में। तो 1990 का जो दशक था, 1990 के दशक में इंटरनेट का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया था। लैन और वैन का खूब यूज होता था 1990 के दशक में। और इसकी जो भंडारण क्षमता थी, जो स्टोरेज क्षमता थी, वो भी उसमें भी बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ। इसके लिए हार्ड डिस्क आ गई। पहले तो जो फ्लॉपी होती थी, जो हमने पीछे देखी थी, जो मैग्नेटिक टेप होती थी, फ्लॉपी होती थी, उनके अंदर हम सेव करते थे, जो कि बहुत कम डेटा आता था। अब तो हार्ड डिस्क आ गई। हार्ड डिस्क कितनी बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क आ गई हैं, बहुत ज्यादा स्पेस होती है उसमें, टेराबाइट्स में। फिर फ्लॉपी डिस्क भी थी इसमें, सीडी रोम आ गया, और बाद में यूएसबी ड्राइव्स मीन्स पेन ड्राइव्स भी आ गई हमारी। ठीक है, तो अब भंडारण क्षमता के लिए जैसे ही चतुर्थ पीढ़ी आई तो स्टोरेज के लिए क्या काम में लिया जाने लग गया? हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम और यूएसबी ड्राइव्स का भी काम में लेने लग गए थे। अब थोड़ा सा एक बार माइक्रो प्रोसेसर को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है। क्योंकि फोर्थ जो जनरेशन है, फोर्थ पीढ़ी जो है, उसमें मेन जो है वो तो माइक्रो प्रोसेसर है। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है? ये एक इंटीग्रेटेड सर्किट है जो कंप्यूटर के केंद्रीय प्रक्रमण इकाई का कार्य करता है। जो सीपीयू नहीं होता है हमारा, जो मीन्स आप बोल सकते हो कि कंप्यूटर का जो दिमाग है उसका काम करता है। क्योंकि हमारा जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनका जो दिमाग होता है, सारे कंट्रोल वहीं से होते हैं कि कौन से बॉडी पार्ट्स को क्या काम करना है, उसकी जो सारी इंस्ट्रक्शन है वो हमारा ब्रेन देता है। वैसे ही इसका जो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क जिसको कहा जाता है, वो किसको कहा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर को। हाँ, तो ये क्या करता है कि सारा का सारा कंट्रोल है, सारे की सारी इंस्ट्रक्शन जो देने, जो निर्देश देने हैं, कैसे कैलकुलेशन करना है, डेटा की प्रोसेसिंग कैसे करनी है, वो सारा का सारा किधर से होता था? माइक्रो प्रोसेसर जो था वही करता था। और इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर की गति, शक्ति और क्षमता को निर्धारित करता था। कौन सा माइक्रो प्रोसेसर हम काम में लेते हैं, वो इसकी क्या स्पीड है इसकी, वो माइक्रो प्रोसेसर पर डिपेंड करती है। कितनी इसमें पावर है, मतलब कितना कुछ कर सकता है, कितनी इसमें क्षमता है, वो सभी हमारी माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड होती थी। कि वही है ना, किसी इंसान का अगर दिमाग जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, वो इंसान भी मेंटली उतना स्ट्रांग होगा। अब आता है कि माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कैसे हुआ। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार इंटेल कंपनी, कौन सी? इंटेल। क्योंकि हमने देखा सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर ये कौन सा आया था? इंटेल 4004 था। तो वही है कि माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? इंटेल कंपनी ने किया था। इंटेल इंटेल कंपनी के इंजीनियर थे मार्शियन टेड होफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आप लोग याद रखना। तो ये तीन लोग थे, एक थे टेड होफ, एक थे फेडेरिको फैगिन और दूसरे थे स्टेनली मेजोर। इन्होंने 1971 में इसका आविष्कार किया था। और ये तीनों के तीनों ही इंटेल कंपनी के अंदर काम करते थे। और जो इंटेल 4004 है, ये पहला माइक्रो प्रोसेसर था। और ये कितने बिट का था? 4 बिट का था ये। बस 4 बिट क्या होती है, कैसे काम करनी है, वो अभी उसके डिटेल में आप लोगों को नहीं जाना। ये है कि जो इंटेल 4004 जो था, जो कि हमारा पहला माइक्रो प्रोसेसर था, ये 4 बिट का था। और आज के दिन में जो इंटेल का जो प्रोसेसर आया हुआ है, वो 64 बिट का है। मतलब माइक्रो प्रोसेसर का विकास आगे बढ़ा और आज 64 बिट मल्टी कोर प्रोसेसर इस्तेमाल में लिए जा रहे हैं। ठीक है,
और जो ये था ने जापानी कैलकुलेटर ब्यूसिकॉम के लिए विकसित किया। जो पहला जो माइक्रो प्रोसेसर बनाया था ना, ये किसके, इंटेल कंपनी ने, एक जापानी कैलकुलेटर कंपनी थी ब्यूसिकॉम, उसके लिए ये सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया था, जो कि हमने 4th पीढ़ी के कंप्यूटर में भी इसको काम में लिया। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा माइक्रो प्रोसेसर का, क्योंकि अगर आप कंप्यूटर पढ़ते हो तो आपको माइक्रो प्रोसेसर की नॉलेज थोड़ी होनी चाहिए, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर ने काफी कुछ चेंज कर दिया। तो मैं यहाँ पे एक टेबल में आप लोगों को थोड़ा मोटा मोटा इसका बता देती हूँ कि कौन कौन से माइक्रो प्रोसेसर आए। देखो, सबसे पहले जैसे ये वाला कॉलम देखते हैं हम, ये वाला कॉलम देखते हैं, इसमें देखो सबसे पहला जो प्रोसेसर आया वो कौन सा था, इंटेल 4004, जो कि हमारा 1971 में आ गया था, जो कि सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर है। और ये कितने बिट का था, ये 4 बिट का था, ठीक है। और जो आज के दिन में आ रहे हैं वो सारे कितने चल रहे हैं, 64 बिट के चल रहे हैं। कैसे इनकी धीरे धीरे बिट बढ़ी। उसके बाद में अगले ही साल 1972 में आ गया इंटेल 8008। ये भी इंटेल नहीं, आप अगर कंपनी देखोगे ना माइक्रो प्रोसेसर के लिए, तो कंपनी सारी एक ही कंपनी आपको दिखाई देगी, इंटेल 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 इंटेल, ठीक है। और अभी जो आ रही है इसके अंदर वो AMD और एप्पल, AMD एप्पल कंपनी जो है वो भी हमें ये दे रही है, जो नए वाले जो माइक्रो प्रोसेसर हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड हैं, वो अभी अभी आए हैं। उससे पहले जो भी माइक्रो प्रोसेसर आ रहे थे वो सारी इंटेल कंपनी ही दे रही थी। तो सबसे पहले आया इंटेल 4004, उसके बाद में आया इंटेल 8008, फिर आया इंटेल 8080, फिर इंटेल 8086, फिर इंटेल 80286, फिर इंटेल 80386, फिर इंटेल 80486, और फिर आया इंटेल पेंटियम, फिर आया इंटेल पेंटियम। ये आ गया था 1993 में। और ये आप देखोगे पहला था वो 4 बिट का था, लेकिन इंटेल 8008 और 8080 जो था वो दोनों ही कितने बिट के थे, वो 8 बिट के थे। उससे आगे वाले आए वो 16 बिट के थे। मीन्स इंटेल 8086 और 80286, ये दोनों कितने बिट के थे, ये 16 बिट के थे। ये दोनों कितने बिट के थे, 16 बिट के थे। फिर उनसे एडवांस आए तो वो हो गए इंटेल 80386 और इंटेल 80486, ये दोनों ही 32 बिट के आ गए। और फिर 1993 में इंटेल पेंटियम आया। इंटेल पेंटियम कितने का आ गया, 64 बिट प्रोसेसर आ गया, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। और इसमें फिर जैसे ही 2000 का शतक आया तो इसमें मल्टी कोर आ गए, मल्टी कोर प्रोसेसर आ गए, जो कि बहुत एडवांस हैं। और फिर आ गया कोर i3, कोर i5, कोर i7 और कोर i9। तो जो कोर i9 है ये 14th जनरेशन है माइक्रो प्रोसेसर की, 14th जनरेशन है i9, जो कि अभी तक सबसे लेटेस्ट चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद में जैसे यहाँ पे मैंने देखो, अगर आप माइक्रो प्रोसेसर को देखोगे तो कुछ देखने में अभी ऐसा वाला, ये इस वाली साइज में अभी अवेलेबल हो गए हैं ऐसे वाले इंटेल कोर। जैसे ये जो कोर वाले चले ना, कोर i3, i5, i7, i9, तो ऐसे वाला में आपको दिखाई देगा। तो द लेटेस्ट इंटेल प्रोसेसर जनरेशन इज 14th। अभी जो प्रोसेसर की जो जनरेशन चल रही है वो 14वीं जनरेशन चल रही है, और जिसको हम बोलते हैं रैप्टोर लेक रिफ्रेश। जो 14th जनरेशन का जो माइक्रो प्रोसेसर है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रैप्टोर लेक रिफ्रेश, जिसमें i9 चल रहा है, और i9 चल रहा है। और उसके बाद में जो और उससे एडवांस आ गया वो आ गया एमड राइजेन एप्पल M1 M2। ये दोनों एक एमड कंपनी का है और एप्पल कंपनी के हैं, और ये सारे के सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित हैं। और इनकी जो कार्य क्षमता है वो बहुत एडवांस है, बहुत एडवांस है। और इनको जो इसके अंदर जो हम काम में ले रहे हैं वो कौन सा काम में ले रहे हैं, ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ULSI हम इसमें काम में ले रहे हैं, ठीक है। और इसका जो है इंटेल कोर अल्ट्रा प्रोसेसर होता है, और इसका नाम है मेटेओर लेक। कौन सा लेक, मेटेओर लेक। और 14th जनरेशन वाला जो है वो है रैप्टोर लेक रिफ्रेश। ये दोनों ही नाम आपको याद होने चाहिए। तो ये था एक बहुत ही ओवरव्यू जैसा दिया है हमने, कोई बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया, मैंने ओवरव्यू दिया है आपको माइक्रो प्रोसेसर का, कि आपको पता होना चाहिए कि अभी कौन सा माइक्रो प्रोसेसर चल रहा है।
तो अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो है रैप्टोर, लेक, रिफ्रेश, या फिर आप बोल सकते हो कोर i9। और जो जिसमें एआई बहुत अच्छे से यूज हो रहा है वो है एमड, राइजेन, एप्पल M1 M2। ओके, अब आते हैं हमारी पांचवी पीढ़ी, जो कि अभी जो चल रही है उस पीढ़ी पे, जो 1980 से वर्तमान में जो चल रही है वो है हमारी पांचवी पीढ़ी। और आप लोग देख सकते हो कि पांचवी पीढ़ी में जो कंप्यूटर का जो लुक है वो ऐसा वाला लुक आ गया, बहुत स्मार्ट लुक हो गया है। ठीक है, और इसके अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर काम में लिया जाता है उसका लुक कुछ इस टाइप का हो गया है। तो देखो उसके ऊपर लिखा हुआ भी है ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये है माइक्रो प्रोसेसर, ये माइक्रो प्रोसेसर आ गया। ठीक है, अब ये क्या दे है, देखो कंप्यूटर पीढ़ी जो पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उनकी कुछ विशेषताएं भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहला है कि कृत्रिम बुद्धिता। कृत्रिम बुद्धिता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मीन्स इसमें रोबोटिक्स आ गए हैं, स्मार्ट असिस्टेंट आ गए हैं। जैसे कृत्रिम बुद्धिता का मतलब होता है कि वो अपने आप से डिसीजन लेने की क्षमता, है ना, जैसे इंसान की तरह काम करे, वो इंसानों की तरह काम करे, अपने आप से डिसीजन ले। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करे, अपने आप से डिसीजन ले, वो इंसानों की तरह सोचे। तो उसके वो आ गई है हमारी इस पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर। और आपने देखा है अलेक्सा, अलेक्सा, सीरी, ये सभी क्या है, ये स्मार्ट असिस्टेंट आ गए हैं जो एआई पे बेस्ड हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पे बेस्ड हैं। जैसे अलेक्सा के कुछ ये भी आ रहे हैं, स्पीकर्स भी आ रहे हैं, जिसको अगर आप कुछ भी, जैसे अगर आप अलेक्सा का स्पीकर लेते हो और आप उस पे बोलते हो कि हेलो गूगल प्लीज प्ले द म्यूजिक, है ना, आप बोलोगे सैड म्यूजिक प्ले करो तो वो कोई भी सैड म्यूजिक प्ले करेगा। आप बोलोगे मुझे आरती लगा के दो तो वो आरती लगा के देगा। आप बोलोगे नहीं मुझे अभी क्या न्यूज चल रही है आप मुझे वो बताओ, तो वो भी बताएगा। तो अभी बहुत एडवांस हो गया है। तो ये जो स्मार्ट असिस्टेंट जो आ रहे हैं, ये स्मार्ट असिस्टेंट क्या है, अलेक्सा है, सीरी है। हाँ, तो ये सभी अभी पांचवी पीढ़ी में के कंप्यूटर्स में आ गए हैं। और जो कृत्रिम बुद्धिता है मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, उनके जनक कौन है, मतलब वो कौन लेके आया, उनके जनक हैं जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी, जो कि आज के दिन में बहुत बड़ा नाम है, बिकॉज आज के दिन एआई जो है, एआई सुपर डुपर चल रहा है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एआई के जनक कौन है, वो है जॉन मैकार्थी। ठीक है, तो और दूसरी इसकी विशेषता क्या है इस पीढ़ी के कंप्यूटर की, कि बहुत तेज हो गए हुए हैं, बहुत फास्ट हो गए हैं, और शक्तिशाली प्रोसेसर जो i9 प्रोसेसर है बहुत एडवांस है। तो ये सुपर कंप्यूटर हैं और मल्टी कोर प्रोसेसर हैं। तीसरा ये है कि इसमें यूएलएसआई टेक्निक काम में ली जाती है, जिसमें चिप्स में अरबों ट्रांजिस्टर काम, अरबों, एक छोटी सी चिप के अंदर, एक स्क्वायर, एक 1 सेंटीमीटर की चिप के अंदर अरबों ट्रांजिस्टर एक साथ डाले जाते हैं। मीन साइज को इतना कम कर दिया है इस यूएलएसआई ने, यूएलएसआई की वजह से। तीसरा है इसके अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग भी होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग आ गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी आ गया। क्लाउड कंप्यूटिंग आप ऐसे समझ सकते हो जैसे स्मार्ट डिवाइसेस, घर और कारें आपस में कनेक्टेड हो गए हैं। मीन्स किसी भी चीज को एक दूसरे से कनेक्ट करना। अगर मान लो आपको कुछ डेटा स्टोर करना है, आपके पीसी में स्पेस नहीं है, तो आप उसको क्लाउड में भी जाके स्टोर कर सकते हो, कि जो कि क्लाउड में जाके स्टोर हो जाएगा और वो हमेशा आपके पास स्टोर रहेगा। उसके लिए आपको कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप अपना कितना डेटा सेव कर सकते हो, कितना नहीं। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग भी आज के दिन में बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, और इसमें बहुत सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हो गई हैं, घर, कार, सभी एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं। फिर आता है क्वांटम, क्लाउड नहीं, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्लाउड नहीं, क्वांटम कंप्यूटिंग है। तो जो क्वांटम कंप्यूटिंग है ये डेटा स्टोरेज में बहुत काम में आ रही है, क्वांटम कंप्यूटिंग, और प्रोसेसिंग के लिए इंटरनेट आधारित सर्वर है। थर्ड आता है सुपर कंप्यूटर और न्यूरल नेटवर्क और डीप लर्निंग। अभी जो कंप्यूटर आ रहे हैं वो सुपर कंप्यूटर आ रहे हैं। सुपर कंप्यूटर मतलब वो, उनका जो दिमाग है ना, वो जैसे काम करते हैं, वो इंसानी दिमाग की तरह काम करने वाले कंप्यूटर्स जो हैं, उनको हम डीप लर्निंग कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर का विकास जो है वो क्या हुआ, सुपर फास्ट गणनाओं के लिए किया जाता है, जो क्वांटम कंप्यूटर, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर में क्या होता है, उनकी स्पीड भी बहुत अच्छी होगी, उनकी प्रोसेसिंग बहुत स्ट्रांग होगी, और डेटा स्टोरेज का भी बहुत अच्छा होगा वहां पे।
और दूसरा ये है कि इसमें जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है, एनएलपी जो होती है, ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक लैंग्वेज का ऐसा, तो इसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग काम में ली जा रही है। तो 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं वो बहुत एडवांस आ गए हैं, और जहां पे एआई आ गया है, डीप लर्निंग आ गई, तो वहां पे तो एडवांस होना ही है। ओके, अब हम चलते हैं 5वीं पीढ़ी में, कुछ और डिस्कस करते हैं। देखो, 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं वो कौन कौन से हैं? आईबीएम वेस्टॉन, एआई आधारित सुपर कंप्यूटर जो है, एआई पर आधारित जो सुपर कंप्यूटर है आईबीएम का, वो कौन सा है? आईबीएम वेस्टॉन। आईबीएम वेस्टॉन जो है वो एक सुपर कंप्यूटर बनाया है आईबीएम कंपनी, जो कि पूरा का पूरा एआई आधारित है। ठीक है, फिर है गूगल डीप माइंड, मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क है एक गूगल डीप माइंड। फिर आता है फुजित्सु के कंप्यूटर, हाई स्पीड गणना और सुपर कंप्यूटिंग के लिए काम में लिया जाता है ये वाला कंप्यूटर, फुजित्सु के कंप्यूटर। बहुत फास्ट, जहां पे हमें कैलकुलेशन चाहिए वहां पे इस कंप्यूटर को काम में लेते हैं। फिर आता है जो आधुनिक पर्सनल कंप्यूटर के जो पर्सनल कंप्यूटर हैं उनके जो प्रोसेसर हैं, उनमें कौन सा आ रहा है? इंटेल कोर i9 चल रहा है, मैंने बताया था आपको। दूसरा कौन सा चल रहा है? एमड राइजेन जो है, जो कि एमड कंपनी का माइक्रो प्रोसेसर है। तो जो कौन सा चल रहा है? इंटेल कोर i9 और एमड राइजेन, ये अभी लेटेस्ट प्रोसेसर हैं। दूसरा आता है गूगल क्वांटम कंप्यूटर। गूगल क्वांटम कंप्यूटर भी काम में लिया जाता है, जहां पे सुपर फास्ट गणनाएं चाहिए, क्वांटम प्रोसेसिंग चाहिए, वहां पे ये गूगल क्वांटम कंप्यूटर काम में लिए जा रहे हैं। और अभी कौन कौन सी डिवाइसेस आ गई हैं? जैसे लैपटॉप आ गया है, डेस्कटॉप आ गया है, नोटबुक आ गई है जो कि एक नोटबुक की तरह है, स्मार्टफोन्स आ गए हैं। इन सब में क्या चल रहा है? ये सभी क्या है? ये सभी 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर्स ही तो हैं, क्योंकि स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में भी क्या है? स्मार्टफोन भी हमारा एक कंप्यूटर ही है। जो कंप्यूटर में चीज होती है वो स्मार्टफोन में सभी चीजें चल रही हैं। नोटबुक भी हमारा कंप्यूटर है, डेस्कटॉप भी, लैपटॉप भी, ये सभी क्या है हमारे? ये 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर्स ही हैं। अब आता है 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग, कहाँ कहाँ पे इसका उपयोग किया जा रहा है इन कंप्यूटरों का। तो जैसे मेडिकल साइंस है, मेडिकल साइंस में आजकल इसका बहुत काम में लिया जा रहा है। एआई आधारित रोगों की पहचान, जो एआई है हमारा, एआई मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, वहां पे उसको काम में लिया जा रहा है रोगों की पहचान करने में, कौन सी डिजीज है, और जो हमारी दवाइयां आती हैं उनको भी और अधिक डेवलप करने के लिए एआई को काम में लिया जा रहा है। ठीक है, दूसरा है रोबोटिक्स, इंसानों की तरह सोचने और काम करने वाले रोबोट बनाने में भी, इन रोबोट को बनाने में भी इस 5th जनरेशन के कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। स्पीच और इमेज रिकॉग्निशन, है ना, जैसे वॉइस असिस्टेंट नहीं आते हैं, जैसे अलेक्सा आ रहा है, सीरी आ रहा है, अभी तो और भी बहुत सारे आ गए हैं। तो ये क्या है? हमारी स्पीच, हम जो बोलते हैं उसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि यस ये इंसान की वॉइस है और इसने हमसे ये पूछा है, तो उसको रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर उसको असिस्ट करते हैं, मीन्स उसकी हेल्प करते हैं कि उसे क्या चाहिए है। और फेस डिटेक्शन है, ये सब भी, ये इन सब में किसका काम हो रहा है? इसमें 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर्स ही तो आ रहे हैं। साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी जो है, उसमें भी क्या काम में लिए जा रहे हैं? ये हमारे कंप्यूटर काम में लिए, एआई आधारित हैकिंग डिटेक्शन और डेटा सुरक्षा, जो एआई आधारित जो है, जो हैकिंग डिटेक्शन है कि कहाँ से हैकिंग हो रही है, कैसे हो रही है, तो उसमें भी हम एआई जो बेस्ड जो कंप्यूटर्स हैं वो काम में ले रहे हैं। ठीक है, विशाल डेटा का विश्लेषण और पैटर्न पहचान, जो डेटा एनालिसिस करनी होती है उसमें भी इसको काम में लिया जा रहा है। और सेल्फ ड्राइविंग, आजकल आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ मतलब कार आ रही हैं जिसमें वो अपने आप चलाएंगी, ऑटोमेटिक कार्स हैं, मतलब आपको उसमें ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप चलेंगी। अगर उसके सामने कोई ऑब्स्टेकल आता है, कोई ऑब्जेक्ट आता है, कोई इंसान आता है या कोई गाड़ी आती है, तो वो अपने आप उसको साइड लेगा और अपने आप उसको साइड देगा, मतलब उस पे ड्राइवर की जरूरत ही नहीं है। स्वायत्त वाहन मतलब सेल्फ ड्राइविंग कार्स, किसी की कोई जरूरत नहीं है, नो ड्राइवर। तो वो किसने निकाला भी? जो टेस्ला कंपनी है, तो टेस्ला कंपनी और भी बहुत हैं, एआई ड्रिवन ऑटोमोबाइल्स, इन लोगों ने ये जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं ये निकालना स्टार्ट कर दिए हैं। तो इसमें किसका उपयोग लिया जा रहा है? किसका उपयोग? जो 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स हैं
है ना, जो हाई प्रोसेसिंग मल्टी कोर जो माइक्रो प्रोसेसर है उनको काम में लेके तो ये सारी चीजें बना रहे हैं। तो ये सब थे हमारे 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर के अनुप्रयोग। अब आता है कि यहाँ पे भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई आधारित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? भारत का सबसे पहला वो है AIRAWAT एयरवेट जो है वो भारत का पहला एआई आधारित सुपर कंप्यूटर है, जिसे सीडेक द्वारा विकसित किया गया। सीडेक एक जो कंपनी है उसने विकसित किया है इस कंप्यूटर को, जो कि इंपॉर्टेंट है, आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, तो AIRWAT की फुल फॉर्म क्या होती है एक बार देख लो। ए मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज एसिमिलेशन प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये था हमारा एरावत, एरावत, दिस इज एरावत, ये एरावत है। तो एरावत क्या है? पहला एआई आधारित सुपर कंप्यूटर है भारत का, जो कि कब बनाया गया? 2023 में इसका निर्माण किया गया है। और किसने निर्माण किया? सीडेक ने। सीडेक क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये भारत की कंपनी है सीडेक, इसने इसका निर्माण किया है। और अगर 2023 में ग्लोबल सुपर कंप्यूटर रैंकिंग में 75वें स्थान पे, और जो हमारा ये एरावत आया है, ये एरावत 25वें स्थान पे आया है। ग्लोबल सुपर कंप्यूटर्स की जो रैंकिंग निकाली गई, मतलब पूरे वर्ल्ड के जो सुपर कंप्यूटर की जब रैंकिंग की गई, उनको जब दिया गया रैंक, तो हमारा जो ये एरावत है इसको 75वां स्थान मिला था। एरावत को कौन सा मिला? 75वां स्थान मिला था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। अब आती है कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। वैसे तो नॉर्मल है, जैसे एक बार हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि जो 5वीं पीढ़ी का जो कंप्यूटर है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। उसकी जो गति है वो गति बहुत तेज हो गई है, बहुत तेज से गणनाएं करता है और डेटा प्रोसेसिंग करता है। स्वचालन हो गया, मतलब ऑटोमेशन हो गया है। ठीक है, एक बार प्रोग्राम करने के बाद कंप्यूटर बिना किसी हस्तक्षेप के काम कर सकता है ना। ऑटोमेशन बहुत ज्यादा हो गया है अपने आप। जैसे आप देखोगे कि जो फैक्ट्रीज जो होती हैं उसमें कितने सारे ऑटोमेशन से ही जो कितने सारे रोबोट जो हैं वो काम करते रहते हैं, इसलिए उनमें एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी आती है। मीन्स उसमें आप पूरा विश्वास कर सकते हो, क्योंकि इंसान से गलती हो सकती है, मशीन जो होती हैं वो गलतियां नहीं करती हैं। ठीक है, उनके अंदर जो एक बार प्रोग्राम डाल दिया गया वो उसी के अकॉर्डिंग काम करती रहेंगी। तो ऑटोमेशन बहुत सही हो गया है, और उससे हमारी शुद्धता भी आ गई है कि गलतियां नहीं करता कंप्यूटर, जो है वो गलतियां नहीं करता जब तक कि इनपुट या प्रोग्रामिंग में त्रुटि ना हो। अगर हमने इनपुट गलत दिया है और प्रोग्राम गलत डाला है तभी वो गलती करेगा। एक बार अगर प्रोग्राम हमने सही डाला है, इनपुट सही दिया है, तो वहां पे एक्यूरेसी आएगी, वहां पे गलतियां नहीं होंगी। और एक साथ मल्टीटास्किंग, एक साथ कई काम कर सकता है ये कंप्यूटर। और इनकी जो संग्रहण क्षमता है वो भी बहुत बढ़ गई है। बड़ी मात्रा में डेटा को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाए, जहां पे क्लाउड स्टोरेज आ गया है, तो क्लाउड स्टोरेज जैसी फैसिलिटी आ गई है, तो ये है कि जो डेटा है उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है, संयुक्तता जो है इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर से जुड़ा जा सकता है। राइट, इसकी जो इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी हो गई है। वर्सेटिलिटी मतलब बहुउद्देशीयता, जैसे कई क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जा सकता है, शिक्षा में, व्यवसाय में, चिकित्सा में, हर जगह है इसका उपयोग हम ले रहे हैं, वो भी हम देख रहे हैं। फिर आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अब मशीन लर्निंग और एआई की मदद से खुद से सीखने और निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो रही है। जैसे पहले क्या था, पहले ऐसा था कि कंप्यूटर को हम जो प्रोग्रामिंग देंगे और जो इनपुट देंगे वो उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा, उसी के अनुसार काम करेगा। लेकिन जैसे ही एआई आ गया है, तो एआई में अब क्या हो रहा है कि खुद की मदद से खुद सीखता है वो, और खुद से निर्णय लेने की क्षमता विकसित कर रहा है कि वो खुद देख सकता है कि उसे क्या करना चाहिए, कौन से टाइम पे कौन सा निर्णय लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार प्रोग्राम में डाल दिया वो वही निर्णय लेगा, नहीं, वो खुद से सीखेगा, सीखेगा भी और फिर उसी को अप्लाई भी करेगा वो। तो ये है हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब है इसके कुछ अनुप्रयोग बताए हैं, ये भी बस मोटा मोटा एक बार देख लेते हैं। शिक्षा में इसका उपयोग हो रहा है, व्यापार में ले रहे हैं, स्वास्थ्य में ले रहे हैं। जैसे अगर कहीं पे मरीजों का रिकॉर्ड बनाना है या फिर कुछ डायग्नोसिस करना है या एमआरआई वगैरह करना है, वहां पे भी इसका अच्छे से काम में ले रहे हैं।
इंटरटेनमेंट में भी तो अच्छे से गेम, जैसे गेमिंग खेलना है, मूवीज है, म्यूजिक स्ट्रीमिंग है, इन सब में इसका अच्छा उपयोग हो रहा है। संचार, कम्युनिकेशन के अंदर ईमेल, सोशल मीडिया, वीडियो कॉल्स, इन सब में बहुत अच्छे से इसको यूज में ले रहे हैं। विज्ञान, साइंस और रिसर्च, विज्ञान और अनुसंधान, तो वो भी स्पेस एप्लीकेशन जो है वहां पे भी इसका काफी अच्छा यूज हो रहा है। सुरक्षा, सिक्योरिटी में भी, ठीक है। सर्विलांस सिस्टम जो होता है वहां पे इसको काम में ले रहे हैं। सरकारी सेवाएं, गवर्नमेंट सर्विसेज, बैंकिंग, इंजीनियरिंग और डिजाइनिंग, सारी जगह कौन सी फील्ड ऐसी है जहां पे इसको हम काम में नहीं ले, हर फील्ड के अंदर ये घुस गया है, ठीक है। अब आता है कि कंप्यूटर का वर्गीकरण किया गया है, कि कंप्यूटर को बांटा गया है कि, तो अब देखो किस आधार पे कंप्यूटर का वर्गीकरण कर रहे हैं वो हम देखते हैं। तो ये जो यहाँ पे कितने टाइप के कंप्यूटर हैं, 1 2 3 4, 4 टाइप के कंप्यूटर हैं, लेकिन किसके आधार पर, आकार और कार्य क्षमता के आधार पर अगर हम कंप्यूटर को का वर्गीकरण करें, आकार और कार्य क्षमता के आधार पर अगर हम कंप्यूटर का वर्गीकरण करें तो कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है। मतलब 4 तरह के कंप्यूटर होते हैं। एक होता है सुपर कंप्यूटर, दूसरा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और तीसरा होता है मिनी कंप्यूटर, और चौथा होता है हमारा माइक्रो कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। तो ये क्या हो जाए, जो सुपर कंप्यूटर है वो बहुत अत्यधिक उसका बहुत तेज और शक्तिशाली कंप्यूटर है, जो कि बहुत जटिल गणनाओं को के लिए काम में लिया जाता है। सुपर कंप्यूटर के उदाहरण दिए हैं परम, सुमित, फुगाकू, ये सभी क्या है, सुपर कंप्यूटर हैं। फिर आया, इसका साइज भी बहुत बड़ा होता है, इसका साइज भी, जो सुपर कंप्यूटर है इसका साइज भी बहुत बड़ा होता है। अगर साइज के हिसाब से देखें, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा। सबसे बड़ा साइज सुपर कंप्यूटर, उससे छोटा मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर उससे छोटा मिनी कंप्यूटर, और फिर उससे छोटा पर्सनल कंप्यूटर। मीन साइज के हिसाब से देखें तो साइज यहाँ पे डिक्रीज होती जा रही है। हाँ, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है उसका उदाहरण है IBM जेड सीरीज। IBM जेड सीरीज के जो भी कंप्यूटर निकले वो सिर्फ मेन फ्रेम कंप्यूटर थे। और इस जो मिनी कंप्यूटर है उसके हैं PDP 11, वेक्स 750, ये। और जो अभी जो PC आए हुए हैं, जो पर्सनल कंप्यूटर्स आए हुए हैं, वो किसके आ रहे हैं, HP का आ रहा है, डेल का आ रहा है, एप्पल का आ रहा है, मैकबुक आ रही हैं, ठीक है। तो ये सभी मोटा मोटा इसका कंप्यूटर का वर्गीकरण किया गया है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे लैपटॉप है, नोटबुक है, ये अपना स्मार्टफोन है, ठीक है। अब है, अब कंप्यूटर का वर्गीकरण किया गया किसके आधार, उद्देश्य के आधार पर, ठीक है। उद्देश्य के आधार पर अगर हम इसका वर्गीकरण करें तो 2 तरीके के कंप्यूटर होते हैं। कौन कौन से, एक होता है जनरल पर्पज कंप्यूटर, सामान्य उद्देश्य के लिए काम में लिया जाने वाला कंप्यूटर, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, और विशेष उद्देश्य कंप्यूटर, ठीक है। तो सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर कौन सा हो गया, सामान्य कार्य जैसे वेब ब्राउजिंग, मान लो हमें गूगल पे कुछ सर्च करना है, गेमिंग है, डॉक्यूमेंट का कुछ बनाना है या करना है, तो उसके लिए हम लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सब काम में लेते हैं। ये सब क्या है, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर है। विशेष उद्देश्य कंप्यूटर कौन से आ गए, जैसे ATM मशीन में अगर लगाना है हमें, MRI करनी है, ठीक है, कुछ कैलकुलेटर्स हैं उसके अंदर लगाना है, तो ये जो होते हैं ये विशेष उद्देश्य स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं। ये वाले जो होते हैं ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं, जो हम इन सब में काम में लेते हैं, ठीक है। तो उद्देश्य के आधार पर 2 तरीके के कंप्यूटर होते हैं। फिर अब होता है डेटा प्रोसेसिंग के आधार पर, जो डेटा प्रोसेसिंग होती है उसके आधार पर, कि जो डेटा की जो प्रोसेसिंग होती है वो किस टाइप से होती है, उसके आधार पर अगर हम कंप्यूटर को बांटें तो 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। एक होता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर, और तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर कौन सा होगा, जैसे ये हमारी घड़ी है, ठीक है, तो ये डिजिटल नहीं है, ये एनालॉग है। तो भौतिक मात्रा जैसे वोल्टेज है, टेम्परेचर है या प्रेशर है, इनको नापने के लिए तो जो स्पीडोमीटर होता है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, जो ये सब इंस्ट्रूमेंट जो हैं, है ना, तो ये सब कौन से कंप्यूटर होते हैं, इन सब में जो कंप्यूटर होता है वो कौन सा होता है, एनालॉग कंप्यूटर होता है वो। अगर हम घड़ी देखेंगे तो इसमें भी हमारा कंप्यूटर है, तो कौन सा कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर है वो। लेकिन अगर जिसमें डिस्प्ले जो हो रहा है वो अगर डिजिट्स में है, तो वो कौन सा हो जाएगा हमारा, डिजिटल कंप्यूटर हो गया। तो डिजिटल कंप्यूटर के अंदर सिर्फ दो ही डिजिट काम करती हैं, एक तो 0 और एक 1, ठीक है। जैसे लैपटॉप है,
मोबाइल है, सुपर कंप्यूटर है, ये सब क्या है, ये डिजिटल कंप्यूटर है। लेकिन जैसे स्पीडोमीटर है, स्पीड नापनी है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, जैसे इस टाइप के कुछ इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, ये सब क्या है, ये सब एनालॉग कंप्यूटर है। और अब तीसरा आ जाता है, वो होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। मतलब इसमें दोनों दोनों होते हैं, इसमें एनालॉग भी होता है और डिजिटल, दोनों का संयोजन होता है, इसलिए हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब दोनों मिल गए इसके अंदर, इसमें दोनों का संयोजन होता है। जैसे अगर हमें ईसीजी करनी है, ईसीजी है, तो ईसीजी में क्या होता है, ग्राफ भी दिखाएगा उस पे और वो भी दिखाएगा, डिजिटल वैल्यू भी दिखाएगा। एमआरआई मशीन करनी है, एमआरआई जो मशीन होती है वहां पे भी जो कंप्यूटर, तो ये सब क्या होते हैं, वहां पे होते हैं, ये होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स। ये होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, इसमें एनालॉग भी होता है और डिजिटल भी होता है। ठीक है, अब आता है वर्किंग, कार्य प्रणाली के आधार पर। कार्य प्रणाली के आधार पर अगर कंप्यूटर का वर्गीकरण करें तो वो तीन टाइप से हो जाएगा। एक हो जाएगा सर्वर, एक हो जाएगा एम्बेडेड सिस्टम, एक हो जाएगा वियरेबल कंप्यूटर। सर्वर क्या हो गया, नेटवर्क में डेटा और सेवाएं प्रदान करने के लिए, जो नेटवर्क आ रहा है उस नेटवर्क में डेटा है, सेवा है, उसके ऊपर काम करने के लिए। और एम्बेडेड सिस्टम होता है कि किसी विशेष मशीन के अंदर उसको डाला गया हो, किसी विशेष। अब ये तो देखो, सर्वर तो क्या हो गया कि नेटवर्क है, ये पूरा नेटवर्क में डेटा की सेवाएं प्रदान की जा रही है वहां पे। लेकिन एम्बेडेड सिस्टम का मतलब हो गया कि किसी विशेष मशीन के अंदर उसको डाला गया है, तो वो हो गया एम्बेडेड सिस्टम। तीसरा है वेरिएबल कंप्यूटर, जैसे स्मार्ट वॉच है, फिटनेस ट्रैकर है, ये एक वेरिएबल है जिसको हम पहन के कहीं पे भी इधर उधर जा सकते हैं, तो ये वेरिएबल कंप्यूटर है। और ये किसी एक पर्टिकुलर मशीन में जो डाले जाते हैं वो एम्बेडेड सिस्टम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया कार्य प्रणाली के आधार पर वर्गीकरण। अब देखो, बाई जनरेशन एक बार अगर हम देखे हैं, एक बार मोटा मोटा जस्ट ओवरव्यू की तरह हम एक बार इसको देख लेते हैं कि जो फर्स्ट कंप्यूटर आया था, फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर था, जो कुछ इस टाइप का दिखता था, जिसमें देखो यहाँ पे देखो ये वैक्यूम ट्यूब जो लगी हुई है ना। तो फर्स्ट जनरेशन इसमें क्या था, वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर था ये। फिर आया सेकंड जनरेशन का, तो सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर कुछ इस टाइप का दिखाई देता था। ठीक है, तो इसमें क्या थे, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर जो ये हुआ करते थे। फिर आया थर्ड जनरेशन, तो थर्ड जनरेशन में हमारा क्या आ गया था, आईसी आ गया था, तो आईसी बेस्ड कंप्यूटर आ गए थे। फिर आया हमारा फोर्थ जनरेशन, तो फोर्थ जनरेशन में क्या आ गया था, हमारा माइक्रो प्रोसेसर आ गया था, माइक्रो प्रोसेसर आ गया था। और जो जैसे ही फिफ्थ जनरेशन आया, फिफ्थ जनरेशन में वीएलएसआई आ गया, यूएलएसआई आ गया और एआई आ गया। और एआई आ गया तो हम इसे बोलेंगे एनएलपी आ गया। एनएलपी मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, जो फिफ्थ जनरेशन है, इसमें क्या आ गया, एआई आ गया और एनएलपी आ गया। एनएलपी मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है, वो दोनों आ गई हमारी फिफ्थ जनरेशन के अंदर। तो ये था हमारा आज की क्लास। तो यहाँ पे हमने जो कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं, 5 पीढ़ियां जो अभी तक आई हैं, इन 5 पीढ़ियों के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लिया है हमने। तो जरूरी नहीं है कि आप लोगों को सब कुछ पढ़ना है, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट हो तो ये पूरा डिटेल में पढ़ सकते हो, अदरवाइज आप मोटा मोटा भी पढ़ सकते हो। ठीक है, आगे क्लास में इसके आगे से शुरू करते हैं। थैंक यू।